एक बार थोड़ा सा पीछे का रिवीजन करवा देता हूँ, जिससे जो ये नए आए हैं इनको ये लगे कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है, अन्यथा इनके जाएगा ऊपर से सबके। देखो रे, अपन पढ़ रहे हैं पॉलिटी। पहली बात, पॉलिटी में एक जो आपका अभी टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ये नाम सुना हुआ है पहले या पहली बार ही सुन रहे हो? पहले बात तो ये बताओ, नाम सुना हुआ है या पहली बार ही सुन रहा है? पहली बार ही सुन रहे हो? और आप भी पहली बार सुन रहे हो? फिर तो आपके लिए खतरा है, खतरनाक खतरा है ये तो। हाँ, फिर भी देखो समझने की कोशिश करना। राज्य यानी स्टेट, इतना जानते हो। नीति निर्देशक तत्व अपने घर के जैसे रूल नहीं होते। वैसे स्टेट क्या करेगा, घर वाले ऐसे बात नहीं करते, बाहर के लोग आ जाते हैं तब बोले हमारा घर तो ऐसा है, हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं, दिखावे वाली बातें। समझ रहे हो बात? वो सारी की सारी जितनी भी दिखावे की बातें होती है वो आपको सारी यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है। स्टेट ऐसी ऐसी बातें बोलेगा जो कभी वो कर ही नहीं पाएगा। कुछ बातें कर सकता है, कुछ बातें वो कभी भी नहीं कर सकता। ठीक है। इसमें तीन टाइप की नेचर पाई जाती है नीति निर्देशक तत्वों में। एक पाई जाती है समाजवादी, सोशलिज्म की। अब समाजवादी वाली कौन सी होती है वो आप समझो। समाजवादी में वो आती हैं जैसे जिसमें समाज की ज्यादा बात की जाए। अब समाज जानते हो? ऐसा कोई व्यक्ति तो चारों में आप में से समाज नहीं जानता? तुम में से कोई समाज को डिफाइन कर सकता है? रे अपन हाँ रे, पुराने वाले ही बताओ समाज क्या होता है। जो हमारे आसपास का जितना भी एनवायरनमेंट में जिसमें किसी भी कास्ट के लोग रह रहे हो, ठीक है, अपनी नेचर को सब आप शामिल करते हुए यदि वो जितना एक वातावरण स्टेब्लिश करते हो, एक एनवायरनमेंट जो आप बनाते हो अपने चारों ओर, वो क्या कहलाता है? आपका समाज कहलाता है। ठीक है। उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो बातें की जाती हैं, जिसमें समाज के लिए हम ये करेंगे, आने वाले राज्य समाज के लिए ये करेगा, राज्य किसी जाति के लिए ये करेगा, राज्य किसी अनुसूचित जाति के लिए ये करेगा, वो कौन सी बातें होती हैं रे? सारी की सारी समाजवादी। एक होती है गांधीवादी। गांधीवादी वो बातें होती हैं जिनमें आपको जिस टाइम पे राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे उनकी झलक मिल जाए। जैसे गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए, मादक पदार्थों को जो ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है, अल्कोहल होते हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है। जो गाय है उनकी हत्याएं नहीं होनी चाहिए। यदि आपको ऐसी बातें कहीं भी किसी लाइन में लिखी हुई मिलती हैं तो वो कौन सी नेचर की हो जाएंगी? आपकी गांधीवादी की। और एक होती है आपकी उदारवादी, बुद्धिजीव। जो जीव होते हैं, जो यानी जिनके बुद्धि ज्यादा काम करती है, वो लोग ऐसी बातें बोल जाते हैं जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, कि राज्य सभी के लिए समान रोजगार अवसर लाएगा, नहीं ला सकता, कभी नहीं ला सकता। इतनी जनसंख्या किस किस के लिए लेके आएगा? कभी नहीं ला पाएगा वो। कि सभी को समान रोजगार, सभी को बराबर इंप्लॉयमेंट मिले, नहीं मिल सकता। ठीक है। तो वो बातें कौन सी हो जाती हैं? आपकी बुद्धिजीवी। देखो यहाँ आर्टिकल नंबर शुरू होते हैं 36 से लेके 51 के बीच में। जिसमें 36 आता है, इसमें आती है आपकी स्टेट की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कि स्टेट में कौन कौन शामिल होगा। अब देखो पहले तो एक थोड़े से आप चारों है ना, मेरा टाइम तो बहुत खराब करोगे, लेकिन फिर भी एक बार समझ लो। यहाँ दो तीन नाम आएंगे। पहली बात स्टेट, दूसरा आएगा विधायिका, तीसरा आएगा कार्यपालिका, सार्वजनिक क्षेत्र, देखो यहाँ जो स्टेट आएगा 36 नंबर आर्टिकल में। ठीक है। जो आर्टिकल नंबर, आप या तो आर्टिकल नंबर याद रखो, कायदे से तो आर्टिकल लिखना चाहिए, रूल नंबर यहाँ फिट नहीं होता है। तो आर्टिकल नंबर 36 में जो स्टेट की बात मैं कर रहा हूं, देखो आप स्टेट जो आज तक पढ़ते आए हो ना इंडिया, जैसे आप बोलते हो कि भारत में 28 स्टेट है, यही पढ़ते हो आप आज तक। ठीक है। ध्यान रखना, भारत खुद एक स्टेट है। यदि आप विश्व के स्तर पे जाओगे तो भारत एक स्टेट है, जो अपना जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है भारत एक राज्य है। ये लाइन लिखी हुई है वहां। देश शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। कंट्री शब्द का पूरे संविधान में आपको कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना। वैसे भारत भी खुद एक स्टेट है,
ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ जो मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, इसमें दोनों स्टेट शामिल हैं, भारत खुद भी शामिल है और भारत के जो 28 स्टेट हैं वो भी शामिल है। ठीक है। अब देखो विधायिका क्या होती है। संसद का नाम सुनते हो सारे के सारे, जानते हो संसद तो, जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं। ठीक है। देखो संसद में चार हिस्से आते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सारे जानते हो कौन है अभी वर्तमान में, द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट। ठीक है। इनको आप इलेक्ट करते हो, निर्वाचन होता है, लेकिन इनके निर्वाचन पे हम डायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं, इनडायरेक्ट भाग लेते हैं। जो अपने के द्वारा जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं वो क्या लेते हैं, उनकी इलेक्शन में भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के अभी चुनाव हुए थे, ठीक है, और राज्यसभा, इसके चुनाव भी राष्ट्रपति की तरह इनडायरेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं रे, इनडायरेक्ट। जहां यदि जनता की डायरेक्ट भागीदारी हो, जिसमें जनता खुद वोटिंग करने जाती हो, वो होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। और जहां जनता खुद जाके वोटिंग नहीं करती है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके, यदि वो वहां वोटिंग करते हो तो वो चुनाव कौन से कहलाते हैं, इनडायरेक्ट चुनाव कहलाते हैं। तो संसद, अब देखो विधायिका और कार्यपालिका, देखो आप इसको समझ लो, ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ये कभी नहीं बदलता, ये बार बार बदलता है विधायिका वाला लेजिस्लेचर। ठीक है। देखो विधायिका में ना, ये लोकसभा, राज्यसभा, ये सारे मिलके एक साथ क्या कहलाते हैं रे, विधायिका कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विधायिका कहलाते हैं। पूरी संसद एक साथ क्या कहलाएगी, विधायिका कहलाएगी। ये लेकिन जैसे मान लो अब राजस्थान स्टेट में आ गए, तो राजस्थान स्टेट की जो विधायिका है वो विधानसभा है। कौन है रे, विधानसभा है। ठीक है। अब कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहां आपने एक नाम और सुना होगा, विधान परिषद। 6 स्टेट ऐसे हैं जहां विधान परिषद भी होती है। ठीक है। तो जहां ये विधान परिषद होती है, काउंसिल साथ में बैठती है, वहां ये दोनों मिलके विधायिका बन जाएंगे। ठीक है। लेकिन यदि वहां ये नहीं है, जैसे 6 स्टेट के अलावा ये नहीं है, ठीक है, तो वहां अकेली विधानसभा क्या बन जाएगी, आपकी विधायिका बन जाएगी। आप इसको एक शॉर्ट ट्रिक और बताता हूं, जितने मेंबर हैं, जितने भी, जैसे राजस्थान में 200 एमएलए बैठते हैं, तो 200 के 200 एमएलए एक साथ विधायिका में आएंगे, एक साथ पूरे के पूरे। वो सारे मिलके किसको बना रहे हैं, विधायिका को बना रहे हैं। ठीक है। अब आती है कार्यपालिका की बात। देखो इसका यदि संधि विच्छेद करोगे तो कार्य, यानी कार्य करने वाले। अब मंत्री है ना, मंत्री सारे के सारे मंत्री नहीं बनते, मंत्री बनते हैं कुछ आदमी। ठीक है। जो मंत्री बनते हैं ना, वो किसका हिस्सा है, सारे का सारा कार्यपालिका का। तो अब चाहे वो मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट का हो और चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री सेंटर की कार्यपालिका बन जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट के कार्यपालिका क्या बन जाएगी, स्टेट की बन जाएगी, जहां सारे मिनिस्टर शामिल होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां आपको आने जाने के लिए कोई रोकता नहीं है, पब्लिक है। ठीक है। जैसे नगर पालिका है अपने जयपुर वाली, नगर नगर निगम है, पालिका नहीं नगर निगम है, वहां आप कभी भी जा सकते हो किसी काम के लिए, आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा। आप गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल साहब से मिलने जा सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो गार्ड वार्ड लगे रहते हैं ना, हाँ भाई क्यों आया, बार बार पूछते हैं ना। तो पब्लिक जो जितने भी क्षेत्र होते हैं, वहां जो पब्लिक एरिया होते हैं, जिनकी फंडिंग सरकार के द्वारा की जाती है, जिनको कौन चलाती है, सरकार चलाती है, गवर्नमेंट खुद चलाती है, वहां आपको कभी कोई रोक टोक नहीं होती है। ठीक है। ये आपका आर्टिकल नंबर 36 बोलता है। 36 में बताऊं कौन कौन शामिल होता है। स्टेट की परिभाषा में शामिल होता है संघ यानी सेंटर की विधायिका कार्यपालिका, स्टेट की विधायिका एंड कार्यपालिका, जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं वो सारे के सारे, या इनके अलावा कोई ऐसी संस्थान जिसकी फंडिंग कौन कर रही हो, गवर्नमेंट कर रही हो। देखो ये तो सबके लिए खुले रहते ही रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी संस्थान भी होती हैं, कुछ ऐसी, जैसे LIC है। ठीक है। अब LIC की फंडिंग कौन करती है, सरकार करती है। ठीक है। तो वो गवर्नमेंट उपक्रम है अभी आज के दिन। सेल है, एक सेल नाम की कंपनी और चलती है, वो है। ONGC है, ठीक है, पेट्रोलियम वाली। ये सारी की सारी किस में आ जाएंगे, आपकी ऐसे संस्थान में आएंगे जिनकी फंडिंग कौन करता हो, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट करती हो, तो वो सारी की सारी स्टेट में आती है। 37 नंबर आर्टिकल बोलो रे, 37 नंबर 37। हट, हो गई बस हो गई। ये न्यायालय में इनफोर्सेबल नहीं है। ठीक है। देखो रे, आपको दो बातें और बताऊं, इससे पहले आते हैं फंडामेंटल राइट्स। अभी आप पढ़ रहे हो DPSP, नीति निर्देशक तत्व, इसके बाद में जस्ट आएंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, मूल कर्तव्य। अब देखो तीनों में फर्क क्या है। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व
एंड मूल कर्तव्य। देखो, मैं यदि कह दूं कि इनफोर्सेबल कोर्ट है, इनफोर्सेबल कोर्ट का अर्थ होता है कि कुछ आपको अधिकार ऐसे मिलते हैं यदि उनका सरकार हनन करती है, वोलेशन कर देती है, सरकार उनको खा गई, तो आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, तो जितने भी आपको मूल अधिकार मिले हुए हैं ना, यदि सरकार ने कोई ऐसा कानून बनाया जिससे आपको बोलने की स्वतंत्रता छीन ली, बोलना अपनी मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है अपना, बोलने की स्वतंत्रता बोल दिया कि आप इस मामले में बोल नहीं सकते, ठीक है, तो वो फंडामेंटल राइट्स का हनन है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो उसको, और सुप्रीम कोर्ट उसके लिए मना नहीं करेगा। या तो सुप्रीम कोर्ट में कर दो या हाई कोर्ट में कर दो, इन दोनों में कहीं भी चैलेंज कर दो। लेकिन जो डीपीएसपी और जो मूल कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, इनमें जितनी भी बातें लिखी हुई हैं उनके लिए आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है जैसे इसमें लिखा हुआ है सभी को रोजगार देंगे, कहां से देंगे, नहीं मिल रहा सभी को रोजगार, ठीक है, इसलिए आप यहाँ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते, बोले यहाँ की सरकार हमें सभी को रोजगार नहीं दे रही है। इन बातों के ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते हो। लेकिन यदि फंडामेंटल राइट्स आपके कोई खा गया है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में क्या कर सकते हो, रे चैलेंज कर सकते हो। तो जब भी आपको यदि ये बात लिखी हुई मिले कि मूल अधिकार न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है या इनफोर्सेबल है, ठीक है, तो ये इनफोर्सेबल हैं और ये नॉट इनफोर्सेबल हैं, दोनों के दोनों, इनको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ये सरकार चाहे तो आपको देगी, सरकार ना चाहे तो आपको नहीं देगी, दोनों की एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 37 कहता है कि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं इनको आप कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, कुछ भी हो जाए, चाहे सरकार इनको आपको दे या नहीं दे। अब आर्टिकल नंबर 38 बोलता है कि स्टेट होगा ना, स्टेट वो एक ऐसा सोशल सिस्टम बनाएगा जिसमें सभी लोगों को, अब देखो एक प्रस्तावना होती है संविधान की, उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एंड राजनीतिक न्याय। अब पहले तो एक बार समझ लो रे नए वालों कि न्याय होता कौन सा। बोले सर हम तो आज तक एक जज का न्याय सुना है और कौन से सुने नहीं। सामाजिक न्याय होता है कि ऐसा ना हो कि जिस समाज में आप बैठते हो, जिस क्षेत्र में आप बैठते हो, वहां आपको लोग ये बात बोल के उठा दे, बोले यार तू तो छोटी कास्ट का है, खड़ा हो जा, तू यहाँ पानी नहीं पी सकता, तू यहाँ बैठ नहीं सकता, तू हमारे बराबर बोल नहीं सकता, ठीक है। ये कौन से न्याय होते हैं रे? सामाजिक न्याय होते हैं। तो स्टेट ऐसे कानून जरूर लाएगा जिसमें सभी लोगों को एक समाज में बराबर बैठने का क्या मिले रे? हक मिले, ठीक है। दूसरा न्याय है आर्थिक न्याय। जो आर्थिक असमानताएं नहीं है, इनइक्वलिटी बनी हुई है अपने समाज में, कि किसी के पास इनकम ऑफ सोर्स इतने हैं कि उसका पैसा ज्यादा है, किसी के पास इनकम ऑफ सोर्स जीरो है जो मजदूरी कर रहा है, ठीक है। तो स्टेट ऐसे कानून बनाएगा जिससे आर्थिक जो असमानताएं बनी हुई हैं वो किस में बदल जाए रे? समानताओं में बदल जाए, इक्वलिटी आ जाए सब में, ठीक है। दूसरा राजनीतिक न्याय का अर्थ है रे कि किसी को भी चुनाव लड़ने की आजादी है, ठीक है, कि किसी व्यक्ति को आप किसी जात, धर्म, ठीक है, भाषा, उसके जन्म स्थान, उन आधारों पर क्या नहीं कह सकते कि ये चुनाव नहीं लड़ सकता, ये आधार उसके लिए आप यहाँ नहीं लगा सकते हो। इनमें यदि सबसे बेहतरीन न्याय है ना कोई सा जो सरकार को देना चाहिए, वो है आर्थिक, इकोनॉमिकल। देखो सीधी सी बात है, यदि आपके पास पैसा होगा ना तो समाज में किसी की औकात ही नहीं है कि आपको उठा दे। आपके पास पैसा होगा, आपके सारे गुणगान गाएंगे, बोले हो भाई साहब, भाई साहब, बोले हो चाहे मर्डर करके चले जाओ आप, बोले यार गलती से हो गया था, मारा थोड़ी था, बीच में आ गया था। वैसे कोई मजदूर मार दे, बोले काम ही यही है इसका, तो दोनों बातों में फर्क है ना, ठीक है। और दूसरा पैसा होगा, तो जब व्यक्ति के पास पैसा होता है तो वो चुनाव ऑटोमेटिक लड़ लेता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये 3 न्याय की बात की गई। तो आर्टिकल नंबर 48 बोलता है कि स्टेट एक ऐसे सामाजिक सिस्टम बनाएगा, ऐसा एक सोशल सिस्टम बनाएगा जिसमें सभी व्यक्तियों को क्या मिले? समान, ये तीनों न्याय मिले। तथा जो असमानताएं बनी हुई है, असमानताएं देखो कहाँ कहाँ बनती है, आय में बनती है, अवसर में बनती है, ठीक है, प्रतिष्ठा जो आपकी इज्जत होती है उसमें बनती है। गांव में आपने देखा होगा कि कोई आदमी एमएलए साहब आ गए, सब खड़े हो जाते हैं, कोई मजदूर आया, बोले जिम ले निकल जल्दी, ठीक है, ये सीधे कॉन्सेप्ट आपने देखे हैं ना। तो वो आपकी जो ये जितनी भी असमानताएं बनी हुई है सारी की सारी क्या हो? समाप्त हो। दूसरा आर्टिकल नंबर 39 आता है। 39 देखो, 39 2 3 बात, छह बातें बोलता है। 6 बातों में पहली बात है कि सभी
चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, औरत और पुरुष दोनों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि औरत के लिए कम अवसर उपलब्ध हो और आदमी के लिए ज्यादा अवसर उपलब्ध हो। आर्टिकल नंबर 39B बोलता है कि सरकार जो भौतिक संसाधन नहीं होते, जैसे जल है, पानी है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, ये भौतिक संसाधन में आते हैं, तो सरकार इनका जो हितकरण है वो इस तरीके से करेगी कि सभी को इसका फायदा मिले। ऐसा नहीं है कि एक समाज को इसका फायदा मिल रहा है, दूसरा समाज वंचित रह गया है। ठीक है, तो सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिले रे, आपके सभी का जो भौतिक संसाधन है, वो फिजिकल रिसोर्सेज है, वो सभी को बराबर मिले। ठीक है, सी बोलता है कि देखो धन नहीं होता धन। अब देखो मैं यहाँ जिस धन शब्द का प्रयोग करता हूँ, अपने घर पे धन का अर्थ है मनी, से वो भी मनी नहीं होता, वो भी वेल्थ होता है रे। ठीक है, यदि आप धन के शब्द में वेल्थ शब्द का प्रयोग करोगे तो वो सही ज्यादा है, क्योंकि वेल्थ में आपकी जो अचल संपत्ति होती है, ठीक है, जैसे घर बार हुए, ठीक है, ये अचल संपत्ति में आते हैं, जमीन जायदाद हुई अचल संपत्ति में आती है। मनी का अर्थ है कैश पेमेंट, चाहे अकाउंट में आपको जो पैसा पड़ा है वो, और एक आपके जो हाथ में है वो। ठीक है, मनी का अर्थ होता है सिर्फ वो पेमेंट। लेकिन वेल्थ लिख देते हो तो वेल्थ में आपकी जितनी भी इनकम ऑफ सोर्सेज है वो सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। तो स्टेट के जो इनकम ऑफ सोर्सेज हैं तथा स्टेट को जो प्रोडक्शन लाइन मिलती है, प्रोडक्शन लाइन कैसे, जैसे खेती बाड़ी करते हैं लोग, अपना गेहूं बेचते हैं, बाजरा बेचते हैं। ठीक है, तो सरकार एक ऐसी व्यवस्था करेगी कि पहली बात तो किसी पैसे का संकेंद्रण ना हो जाए, सेंट्रलाइज ना हो जाए पैसा, कि एक व्यक्ति के पास चला गया है, वो चला रहा है, कैसे चलेगा आगे। ठीक है, जैसे गेहूं है, गेहूं सारे किसी एक ही व्यक्ति ने खरीद लिया, पूरे राजस्थान का गेहूं। ठीक है, अब क्या होगा, यदि राजस्थान में गेहूं सारे एक व्यक्ति ने खरीद लिया तो अब वो डिमांड सप्लाई खेल चलाएगा, जिससे भाव ऊपर नीचे क्या होंगे रे, ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, जिससे महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इसको कंट्रोल किया जाएगा। 39D बोलता है कि यदि कोई कार्य है, ठीक है, जैसे मान लो रे खाई खोदने का कार्य है, इसको दो औरत कर रही हैं और दो पुरुष कर रहे हैं, तो इन दोनों को, इन चारों को समान वेतन दिया जाएगा। इस आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा कि औरतों को कम पेमेंट दिया जाएगा और पुरुषों को पेमेंट ज्यादा दिया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर ई बोलो रे। देख के बोल रहा है, क्या मतलब निकला। ठीक है, जो महिलाएं होती हैं और कर्मगार होते हैं, ठीक है, तो बच्चे होते हैं उनके लिए वहां ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे। ठीक है, और गर्भवती महिलाओं को क्या दिया जाएगा रे, सच गर्भवती महिलाओं वाला आगे वाला है। हाँ, तो इनके लिए सोच एक ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसमें सुचारू रूप से क्या कर सके, कार्य कर सके। और एफ है आपका बच्चों के लिए स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाना, क्योंकि बच्चे किसका शिकार हो जाते हैं, कुपोषण का शिकार होते हैं यदि आप स्वच्छ वातावरण उपलब्ध नहीं कराओगे। आर्टिकल नंबर 40, पंचायतों का गठन किया जाएगा। ठीक है, और उनको सशक्त ज्यादा बनाया जाएगा, उनको शक्तियां ज्यादा दी जाएंगी। पंचायत जानते हो, गांव वाले सरपंच वरपंच बैठते हैं अपने। ठीक है, सरपंच वरपंच का नाम सुना है ना, तो जहां बैठते हैं वो पंचायती राज सिस्टम है। ठीक है, तो उसकी स्थापना की जाएगी स्टेट के द्वारा। देखो पहले क्या था, पंचायती राज नहीं था, जब संविधान लागू हुआ था, जब पंचायती राज व्यवस्था भारत में नहीं थी, पंचायती राज बलवंत राज मेहता समिति के द्वारा लाई गई है। ठीक है, तो ये बाद में आया था, इसलिए आर्टिकल नंबर 40 में ये बात लिखी हुई है। आर्टिकल नंबर 41, कुछ दशाओं में कुछ कंडीशन ऐसी पैदा हो जाती हैं लाइफ में व्यक्ति के आके कि व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है, जैसे बेकारी, जिसमें आज हो आप लोग हो। ठीक है, बेकारी का अर्थ हो गया ग्रेजुएशन कर लिए, कमाने के लिए कुछ नहीं है, घर वालों पे डिपेंड है, तो सरकार आपको कुछ ना कुछ रुपए देती रहती है, बोले आप नाराज ना होइए, वो पेंशन देती है आपको। ठीक है, दूसरा, कोई व्यक्ति बूढ़ा ज्यादा हो गया, अरे उसके औलाद निकम्मी है, उसको खाने वाने के लिए कुछ दाने नहीं है बेचारे के पास, तो सरकार उसको क्या देती है, पेंशन देती है। ठीक है, या कोई बीमारी ऐसी हो गई है, ठीक है, ये बीमारी वाली बात हर कोई अप्लाई नहीं करता, राजस्थान करता है फिर भी एक दो बीमारियों के ऊपर, जैसे सिरकोसिस रोग है उस पर किया जाता है। ठीक है, कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इन 3 कंडीशन में आप 3 व्यवस्थाएं करवा के दे सकते हो। जैसे मान लो बीमारी छोटी अवस्था में हो गई, ठीक है, घर बैठ के बच्चा शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, तो सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करेगी वो बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। ठीक है, बेकारी कि भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है बंदे की, बच्चा भी फिर भी नौकरी की तलाश में घूम रहा है, तो सरकार आपको 1-2 साल जितने आप स्ट्रगल कर रहे हैं उस टाइम पे कुछ वेतन भत्ते आपको सरकार देती है। जैसे राजस्थान में भी 4,000 दिए जा रहे थे, अब बंद हो गए हैं शायद वापिस। बुढ़ापे में जो अभी पेंशन योजना चलती रहती है, वृद्धा पेंशन योजना, आप बार बार सुनते हो कि जैसे
अभी चुनाव आ रहे थे, कोई बोल रहा था हम 750 देंगे, कोई बोल रहा था हम 1000 देंगे, कोई बोल रहा था 1200 देंगे, कोई बोल रहा था 1500 देंगे। ठीक है, तो वो सिस्टम यहाँ आता है। आर्टिकल नंबर 42। हम्म जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, ठीक है, उनको मैटरनिटी लीव दी जाएगी तथा उसके साथ उनको पेमेंट दिया जाएगा। देखो 6 महीने की लीव मिलती है एक गर्भवती महिला को, ठीक है। तो गर्भवती जो 6 महीने की लीव मिलती है ना, लीव का अर्थ क्या होता है, विदाउट पेमेंट जाती है। लेकिन यदि गर्भवती महिला को मैटरनिटी लीव मिल रही है तो उसमें उसको पेमेंट दिया जाता है। ठीक है, चाहे पेमेंट गवर्नमेंट तो देती है पूरा, ध्यान रखना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो मिलेगा पूरा पेमेंट, ठीक है, जितनी उसकी सैलरी बनती है। लेकिन यदि प्राइवेट एम्प्लॉय है तो कंपनी उसका पेमेंट आधा कर सकती है, वो उसको अथॉरिटी मिलती है। पहले पिता को यह सुविधा नहीं मिलती थी, आजकल पिता को भी 2 महीने की लीव मिलती है। ठीक है? हाँ, पैसे ही मिलते हैं, 2 महीने की लीव मिलती है जब वो भाई अपने बच्चे का ध्यान रखे। और आर्टिकल नंबर 43 है निर्वाह योग्य वेतन, कि आप किसी व्यक्ति को इतना वेतन जरूर दीजिए कि वो अपना जीवन यापन कर पाए। ऐसा ना हो कि आपने उससे पूरे दिन काम कराया, शाम को रुपए दिए 100, घर पे खाने वाले आदमी है 6, अब वो 6 में 100 रुपए कैसे खाएंगे भाई। ठीक है, तो आप उसको 500 600 700 रुपए इतना जरूर दीजिए जिससे वो शाम को अपना खाना खा पाए। ठीक है, अब देखो रे नए वालों, इधर दिमाग लगाना, लिखने का अभी लिखने की कोशिश तो कर ही मत लेना तुम लोग। तो ये 9 स्लाइड है आगे वाली, मैं इनको ओपन करके छोड़ रहा हूं, ये आपको यूट्यूब चैनल से लिखनी है। शाम को बार क्लास अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है, कल वाली क्लास से लिख लेना जहां तक हो गया था। इससे आगे अब मैं शुरू करूंगा। अरे आर्टिकल नंबर कोई 43 बोलो, 43A। अरे 43A, 43B एंड 44। देखो पहले इन तीनों को समझ लो एक बार। 43 में क्या था, गर्भवती महिलाओं के लिए छुट्टी एंड वेतन। इसमें क्या था फिर, निर्वाह योग्य मजदूरी, हाँ ठीक है। 43A, देखो जो मजदूर लोग नहीं होते रे, जो वर्कर्स होते हैं, जो कर्मगार होते हैं, इनको कर्मगार भी कहते हैं रे, वर्कर्स होते हैं। ठीक है, 43 ये कहता है, 43A, कि जो मजदूर या कर्मगार लोग है ना, जहां ये काम करते हैं, जैसे मान लो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, या किसी बड़ी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वहां का जो प्रबंधन नहीं होता, मैनेजमेंट होता है, उनमें इनको हिस्सेदारी दी जाए, स्टेक दिया जाए। ठीक है, 43 ये बात बोलता है कि मजदूर व कर्मगार जिस संस्थान में काम करते हैं, जहां भी ये काम कर रहे हैं, उसके जो प्रबंधन है, जो उसका मैनेजमेंट है, उसमें इनको क्या दिया जाना चाहिए, हिस्सा दिया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन के ऊपर, जब इनको फायदा हो तब देना चाहिए। दूसरा 43B कहता है, अरे 43B ये मैं पढ़ाया था पहले मैंने आपको एक बार। हाँ, सहकारी समिति नहीं होती, सहकारी जो समिति होती है, इनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, अर्थात व्यक्तियों में ये भावना पैदा की जाएगी कि वो सहकारी समितियों का क्या करें रे, गठन करें। और ये कौन से आई थी सहकारी समिति, संविधान संशोधन बोलो, 97 सन 2011। ठीक है, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों के प्रोविजन जोड़े गए थे। ये ध्यान रखा होगा, ये बहुत बार एग्जाम में आते हैं। कौन कौन से, 73, 74 एंड 97। 73 से पंचायती राज, नगर पालिकाएं एंड सहकारी समितियां। ये ध्यान रखा करो, ये तीनों बहुत बार एग्जाम में आए हैं, लिमिट से ज्यादा बार एग्जाम में आते हैं। ये कौन सा पार्ट लेके आया था, कौन सी अनुसूची लाया था, ये कौन सा पार्ट लाया था, अनुसूची लाया था। और ये कौन सा पार्ट लेके आया था, ये अनुसूची लेके नहीं आया था। ये दोनों अनुसूचियां साथ लाए थे, कौन कौन सी रे,
73 कौन सी लाया था? 11वीं। और 74 12वीं। 73 में क्या है, विषय क्या है? पंचायती राज। और 74 में नगर पालिकाएं है कहाँ है? 9B में है ना सहकारी समितियां, 9B में है सहकारी समितियां। हाँ तो बी वही हो, है वही है। पंचायती राज को कितने विषय दिए गए थे? सब्जेक्ट कितने दिए गए थे? जो पंचायती राज सिस्टम है उसको कितने सब्जेक्ट दिए गए थे? रूम पे जाके किताब उठाती है, हट झूठी हट। अरे तो 43A, मजदूरों को क्या क्या दिया जाएगा? प्रबंधन जो मैनेजमेंट है उसमें स्टेक यानी हिस्सेदारी दी जाएगी। 44 जो 3B कहता है, ये कहता है कि सहकारी समितियों को गठन किया जाएगा, ठीक है। और जो मजदूर लोग नहीं होते उनको ये बात बताई जाएगी कि आप सहकारी समितियों का कीजिए, गठन कीजिए, ठीक है। और 44 कहता है कि समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी रे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू किया जाएगा। इसमें देखो रे, दो तरीके के मामले आते हैं। पहला, वैसे मैंने आपको इसको बहुत समझाया है, आपको शायद ये बातें परेशान नहीं करनी चाहिए। अब तो सिविल मामले और आपराधिक मामले। अब देखो रे, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है ना, ये सबके लिए बराबर नहीं होता। कैसे? सिविल मामले व्यक्ति टू व्यक्ति चलते हैं, पर्सन टू पर्सन, ठीक है। और आपराधिक मामले पर्सन टू स्टेट, ठीक है। अब देखो कैसे चलते हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने 302 के तहत, आज के दिन 302 नहीं 102 के तहत, 102 के तहत क्या कर दिया है? मर्डर कर दिया है, ठीक है। तो अब चाहे वो मर्डर करने वाला एमएलए हो, एमपी हो, राष्ट्रपति साहब हो, कोई मजदूर आदमी हो, प्रोविजन दो ही हैं, या तो सजाए मौत या उम्र कैद, ठीक है। तो उनके लिए कोई विशेष प्रोविजन है नहीं है। जितने भी क्रिमिनल का मामले होते हैं ना, डकैती, चोरी, ठीक है, लूटपाट, ये जितने भी सारे मामले इसमें आते हैं, ये चलते हैं। देखो, जो व्यक्ति क्राइम करता है, क्राइम करने वाला व्यक्ति ये है, इसके सामने केस लड़ता है स्टेट, ठीक है। यदि आपने क्राइम ऐसा किया है जो राजस्थान स्टेट की सरकार के दायरे में आता है, तो आपका केस कौन लड़ेगा? राजस्थान सरकार। आपके खिलाफ कौन है? राजस्थान सरकार है। आपको सजा करवा के छोड़ेगी राजस्थान सरकार। यदि आपने क्राइम ऐसा कर दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में आता है, तो फिर आपका केस कौन लड़ेगा? यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, आपके अपोजिट में सेंट्रल गवर्नमेंट खड़ी रहेगी, ठीक है। तो ये होते हैं क्रिमिनल मामले, जहां एक व्यक्ति के खिलाफ कौन खड़ा होता है? स्टेट खड़ा होता है, जिसमें जैसे चोरी हो गई, डकैती हो गई, लूटपाट हो गई, हत्या हो गई, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। और जो सिविल मामले होते हैं, सिविल मामलों में एक व्यक्ति के खिलाफ दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है रे। जैसे तलाक, ठीक है, एक लोग लुगाई के बीच में होगा, ठीक है, तो दोनों को बीच में वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। कोई जमीन का विवाद है, तो दो भाइयों में जमीन बांटनी है, कितनी देनी है, वो सारे के सारे वसीयत के मामले सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई मान लो और वसीयत का मामला है, जमीन के मामले हैं, तलाक के मामले हैं, वो सारे के सारे कौन से मामले होते हैं? आपके सिविल मामले होते हैं। यहाँ व्यक्ति के खिलाफ व्यक्ति होते हैं। ये ध्यान रखना, सभी के लिए बराबर नहीं होता। यहाँ कंडीशन देखता है जज। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे दूं तलाक का। तलाक वाले में क्या होता है? जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है, हार्दिक पांड्या वाला कहानी ले लो। अभी वो 70% मांग रही है ना। अब देखो होता क्या है, प्रोविजन 70% का है नहीं, प्रोविजन है 50% का। लेकिन उसमें भी कंडीशन है, संपत्ति उसके नाम होनी चाहिए छोरे के। यदि संपत्ति किसी दूसरे के नाम है, जैसे मान लो, और को तो एग्जाम्पल क्यों लूं, नाराज हो जाएंगे, मेरा ही ले लेता हूं। मेरे नाम फिलहाल 0 है, संपत्ति किसके नाम है? मेरे पिताजी के नाम है। अब मेरे पिताजी ने यदि जितनी संपत्ति ग्रहण की है, मेरे पिताजी ने, यानी मेरे दादाजी की वाली बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पिताजी ने अपने जन्म में जितनी संपत्ति बनाई है उसका मैं हिस्सेदार नहीं हूं, पोता होता है। लेकिन मेरे दादा ने मेरे बाप को जितनी संपत्ति दी थी उसका मैं हिस्सेदार हूं, उसका मेरा बाप भी नहीं है, ठीक है। उसमें मैं कोर्ट को यह नहीं कह सकता कि साहब मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी ने दादा वाली संपत्ति निपटा के नई संपत्ति खड़ी की है,
तो ये प्रोविजन हट जाता है। ध्यान रखना, यदि दादाजी ने तो संपत्ति दी थी पिताजी को, वो पिताजी ने निपटा दी और पिताजी ने नई संपत्ति खड़ी कर दी है, अब वो पिताजी की संपत्ति है, दादाजी वाली खत्म हो गई। ठीक है, तो हर मामले में नहीं होता। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई की आधी सैलरी जितने दिन डिवोर्स केस का केस चलता है, आधी ऑटोमेटिक उसको ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, उल्टा भी हो जाता है कई बार। यदि छोरी नौकरी लगी हुई है, छोरा बेरोजगार है, तो उल्टा ऐसी आती है। लेकिन ऐसा होता है, लेकिन वो जो वकील छोरे की साइड से लड़ रहा है ना, उसकी ताकत चाहिए करवाने की। ठीक है, नहीं मेरी सब में समान कहाँ है, अब सरकार लागू करने की कोशिश कर रही है, अभी है नहीं, लागू करने की कोशिश कर रही है। तो आपका आर्टिकल नंबर 44 बोलता है समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। लिखना शुरू करो रे जी। हाँ ये वही है, हाँ ये 43B के तहत बनाते हैं। ये प्रोत्साहन है रे, और यहां भी ये गलत है, प्रोटेक्शन नहीं है, इंसेंटिव, इंसेक्टिव। लिखो, तो INCENTIV मीनिंग तो सही है ना। यार गूगल तो ये बता रहा है। देख ले, लिखो रे लिखो अपने, सही है, जल्दी लिखो, लिखने की स्पीड बढ़ाओ फुल, आज बहुत टाइम खराब हो गया है। मैं आजकल इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, तू टेंशन ना ले। हाँ तो कहाँ था इतने दिन, तेरे बिना क्लास सुनी सुनी लग रही थी। शादी होगी, ये सगाई हो गई, सगाई हो गई होगी। हाँ शर्मा रहा है आज, तो अपने क्या दिक्कत है, अपने मिठाई खा लेंगे, रुको क्लास होने के बाद। हाँ तू तो बीमार हो गई थी, तेरे क्या हो गया था, तू इसके चक्कर में नहीं आएगी, तू इसकी देखभाल कर रही थी क्या। रेगुलर आया करो क्लास में, क्लास ली थी कल वाली, फिर ठीक है। यदि किसी कारणवश क्लास में नहीं आ पाते हो तो यूट्यूब पे क्लास अपलोड होती है, वहां से क्लास ले लिया करो, आपके लिए वही फायदा रहेगा। आपके आज पॉलिटी की लास्ट PDF आपको आज शाम को, रात को 12 बजे तक मिल जाएगी, लास्ट PDF पॉलिटी कंप्लीट। आप जितना पढ़ना है उतना पढ़ लीजिए, वो आपके हाथ में है। लिख दिया, जल्दी करो, 2 लाइन है। जो CHSL का पेपर देंगे उनके लिए कल का एक क्वेश्चन है, उनके CPO में तो ये पेपर आएगा नहीं, क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन अरे क्या हो गया तेरे, हाँ रे देखो, समान नागरिक संहिता जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, उसमें 2 तरीके के मामले आते हैं, एक आते हैं सिविल मामले, एक आते हैं आपराधिक मामले। सिविल मामले में व्यक्ति तो व्यक्ति चलता है, पर्सन टू पर्सन चलता है, और यहाँ व्यक्ति के बनाम कौन होता है, अरे राज्य होता है, उसके खिलाफ कौन खड़ा होता है, राज्य। मामले कौन कौन से, डकैती है, हत्या है, लूट है, झगड़ा है, ये सारे सारे सभी में इसी में आते हैं। ये सभी के लिए समान कानून होते हैं, अरे ये कभी कानून बदलेगा नहीं, चाहे कोई हो व्यक्ति, लेकिन ये कानून परिस्थितियों के हिसाब से कार्य करते हैं। सिविल वाले मामले जैसे विवाह है, तलाक है, वसीयत है, संपत्ति के विवाद है, ये सभी के लिए समान नहीं होते, जैसी कंडीशन होती है उस कंडीशन के हिसाब से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। लिखो,
है? ये मैंने नहीं लिखा, ये ऑटोमेटिक अगले ने उठाया है। वो देखो, वो रहा इंग्लिश मीडियम वाला। हाँ भाई, लूट की मीनिंग बोल रहे। लूट लूट ही होती है क्या? तो रॉबरी तो मैंने ऊपर डकैती होती है। ए, ध्यान रखना, इन दोनों में फर्क है रे। इन दोनों में फर्क है, ये दोनों केस अलग अलग हैं। देखो, आपको आज दो बातें समझा दूं। चोरी, डकैती एंड लूट, ये तीनों अलग अलग है। चोरी एक या दो व्यक्ति करते हैं, ध्यान रखना। चोरी एक या दो व्यक्ति करते हैं। डकैती दो से ज्यादा, चाहे आपने तीन जने थे लेकिन चुराए 100 रुपए, डकैती मानी जाएगी। हाँ, ग्रुप, ग्रुप माना जाता है दो के बाद, ठीक है, वो डकैती मानी जाती है। चोरी में आप जल्दी बेल बेल मिल जाती है, डकैती में बेल नहीं मिलती है। लूट, लूट का प्रयास, या तो प्रयास ये किया गया हो चोरी करने का, वो लूट होती है। या गलती से कोई मर्डर हो गया हो साथ में, वो लूट की कैटेगरी में आते हैं। हाँ, मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा था वो ये है कि कल लोकसभा के अध्यक्ष, जो अध्यक्ष है उसके चुनाव होने हैं आज, ठीक है। कल उनके नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई थी। ऐसा इतिहास में दूसरी बार हुआ है, ठीक है। तो एक बात मैं आपको ये बता देता हूँ, इतिहास में पहली बार हुआ था जब 1952 में जी मावलंकर लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। उनके सामने एक कैंडिडेट खड़े थे, उसका मेरे को नाम तो याद नहीं है, लेकिन प्रथम चुनाव उसी टाइम हुआ था जिसमें 55 वोटिंग मिली थी विपक्ष को, बाकी सारी की सारी वोटिंग किसके पास थी? पक्ष में थी, ठीक है, सत्ता पक्ष में थी। ये पहली बार हुआ है। तो आपको एक तो कैंडिडेट के नाम याद रखने हैं कि एनडीए की ओर से ओम बिरला, इनका विधानसभा क्षेत्र जरूर, लोकसभा क्षेत्र जरूर याद रखना, ये लोकसभा क्षेत्र पूछते हैं आजकल। तो ये तो है कोटा दक्षिण से ओम बिरला तो, और जो आपके के सुरेश हैं, ये चुनाव है आपके केरल से। सीट आपको देखनी पड़ेगी लोकसभा कौन सी है इनकी, ठीक है। ये किसके प्रत्याशी हैं? इंडिया के प्रत्याशी हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि हाँ। दूसरा, प्रोटेम स्पीकर का चुनाव करवाता कौन है? इसका लोकसभा स्पीकर का चुनाव करवाता कौन है? प्रोटेम स्पीकर, ये चीज दिमाग में रख लेना। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में किया जाता है पूरा का पूरा, वो उसका निर्वाचन अधिकारी होता है। इसी कारण तो प्रोटेम स्पीकर के विवाद छिड़ा था, आप यदि न्यूज पढ़ते हो तो। आर्टिकल नंबर 45 आपने कल अपन ने चर्चा की थी कि जो देखो आर्टिकल नंबर 45 में थोड़ा सा बदलाव हो गया है। पहले आर्टिकल 45 था कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। अब उसमें बदलाव करके क्या कर दिया गया है कि जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं ना, उन्हीं की, उनके पोषण की और उनकी जो आरंभिक शिक्षा होती है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, उसकी बात की गई है। वो किस में की गई है? आपके आर्टिकल नंबर 45 में, ठीक है। तो आगे देखो एक बार, 45, 46, 47, 48। बटन ना, जैसे एकल मनी और वो सारा कहानी नहीं होगी कि वरीयता क्रम दीजिए और वो करे। देखो वहां क्या होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलता है। एक तो एक होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, उसमें क्या होता है कि लेटर मिलता है, लेटर के ऊपर उन व्यक्तियों के नाम होते हैं जो चुनाव कर रहे होते हैं, और वरीयता क्रम डाला जाता है उसमें कि भाई एक नंबर पे तो मैं ओम बिरला को वोटिंग करता हूँ, लेकिन यदि ओम बिरला चुनाव हार जाए, ध्यान रखना, तो मेरी 2 नंबर की वोटिंग, मान लो 3 कैंडिडेट हो ना तब चलता है ज्यादा, ठीक है, तो मेरी 2 नंबर की वोटिंग है ना, वो इसको ट्रांसफर कर दी जाए और 3 नंबर में मैं इस व्यक्ति को रखना चाहता हूं। तो ये सारा खेल होता है, ये एक ही बार काम में ली गई है, ठीक है, कि दूसरी बार गणना हुई थी, एक राष्ट्रपति की हुई थी, इसके अलावा किसी की नहीं हुई है। हाँ रे, देखो आर्टिकल नंबर 45 कहता है कि जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं,
उनके लिए पोषण, न्यूट्रिशन एंड उनकी जो आरंभिक शिक्षा होती है, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, उनके प्रोविजन किसके अंतर्गत मिलते हैं आपको आर्टिकल नंबर 45 में। 46 कहता है अनुसूचित जाति एंड जनजाति, SC एंड ST, अनुसूचित जाति जनजाति व समाज में पिछड़े वर्ग, तो ये कौन सा हो गया रे? OBC, ST एंड SC। ठीक है, इनके जो लोग हैं इनके लिए सामाजिक व आर्थिक प्रोत्साहन, कि इनको समाज में बराबर हक मिले, इनके आर्थिक स्थिति सुधरे, तो इसके प्रोविजन किसमें मिल जाते हैं आपको आर्टिकल नंबर 46 में, अनुसूचित जाति जनजाति। आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, SC, ST एंड OBC, इन कैटेगरी के जो लोग हैं इनको सामाजिक व आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाए, तथा यदि इनको समाज में बैठने से कोई व्यक्ति मना करता है, ठीक है, तो उनके लिए कोई ना कोई कानून के प्रोविजन किए जाएं। आप सोचते होंगे सर कौन मना करता है, कभी आप मारवाड़ साइड जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कौन मना करता है कौन नहीं करता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 47, 47 कौन सा है? हैं? हाँ, पहले नशे के पदार्थ नहीं आएंगे, पहले आएगा जीवन स्तर, कि सरकार किसी का जीवन स्तर सुधारे, यदि एक व्यक्ति को जो पोषण मिलता है वो पोषण का स्तर सुधारे और लोक व्यवस्था बढ़िया करे। पहला प्रोविजन तो इसका ये है रे कि राज्य एक ऐसी व्यवस्था करेगा जो लिविंग स्तर है लोगों का वो सुधरे, जो उनका न्यूट्रिशन लेवल है वो सुधरे, और जो लोक व्यवस्था बनाई गई है, जो पब्लिक व्यवस्था बनाई गई है, वो सारी की सारी क्या हो रहे, सुचारू रूप से जारी रहें। इसके अलावा अगला प्रोविजन है इसमें कि जो मादक पदार्थ नहीं होते, ठीक है, जो ड्रिंक्स आते हैं, अल्कोहल की कैटेगरी में आते हैं, उनके ऊपर क्या लगाए सरकार? प्रतिबंध लगाए। क्या लगाए रे? प्रतिबंध लगाए, वो आपको इसके अंतर मिल जाएंगे। 48 कहता है कृषि पालन एंड पशुपालन, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इनके लिए सरकार ऐसी व्यवस्थाएं करे जिससे मॉडर्न एंड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इन फील्ड में आ सके, जिससे ये फील्ड क्या नहीं हो रहे, खत्म नहीं हो, सुचारू रूप से चलती रहे। इसके अलावा इसमें आपको एक प्रोविजन और मिलता है, वो ये है कि जो बुचड़ खाने नहीं चलते, जहां मांस वास की कटाई होती है या गोवध होते हैं, वो क्या कर दिए जाए रे? बंद कर दिए जाए। ये बाद में जोड़ा गया था, पहले नहीं आया करता था इसके अंतर्गत। और एक 48A है, ए ये कहता है कि जो पर्यावरण नहीं है, एनवायरमेंट है, इसको बचाने के लिए आप व्यक्तियों में सुचारू रूप से भावना पैदा कीजिए और प्रोटेक्शन लॉ बनाइए। तो देखो 45 कहता है कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पोषण और शिक्षा। क्या कहता है रे? 6 वर्ष के बच्चों के लिए पोषण व शिक्षा। 46 कहता है अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़ा वर्ग, इनके जो लोग हैं उनको समाज में बराबर हक मिले तथा इनकी आर्थिक जो स्तर है वो क्या हो, सुधार हो। यदि इनके साथ कोई व्यक्ति भेदभाव कराए तो सरकार क्या बनाएगी? कानून बनाएगी। ठीक है। 47 कहता है कि राज्य एक ऐसी व्यवस्था करेगा जो उसके राज्य में निवास करने वाले लोग हैं उनका जीवन स्तर सुधरे। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति का जीवन स्तर बहुत बेहतरीन है, कोई बेचारे को सुबह की रोटी नहीं मिल रही है, शाम की रोटी नहीं मिल रही है, तो उस स्तर का सुधार करे, पोषण लेवल का सुधार करे। कि कोई व्यक्ति तो बहुत बेहतरीन खाना खा रहा है और कई व्यक्तियों के पास पता चला कि रोटी तो है सब्जी नहीं है, ठीक है, हर प्रकार का उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो सरकार ऐसी व्यवस्थाएं करे। ठीक है, इसी कारण देखो आजकल जहां वो पहले क्या नाम है दाल मिलती थी, चावल मिलती थी, आजकल और चीजें ही मिलने लग गई हैं साथ में, तो वो इसलिए मिलती हैं। और लोक व्यवस्था की जो सरकार ने व्यवस्था बना रखी है, ठीक है, जैसे मान लो पुलिस वाले हैं तो पुलिस वाले हर किसी के साथ भेदभाव करते रहते हैं। ठीक है, आपको पुलिस वाले किसी के पास पैसे की ताकत है वो भेदभाव करना चालू कर देगा, तो उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखिए। इसके अलावा इसमें है कि जो गोवध हत्या होती है उनको रोकी जाए, और जो बूचड़ खाने होते वो तो इसमें 48 में है। ठीक है, लेकिन क्या नाम है आपका इसमें मादक पदार्थ हैं उन्हें क्या लगाया जाए? प्रतिबंध लगाया जाए। 48 आपको कहता है कि जो एनिमल हस्बेंड्री, जो पशुपालन है एंड कृषि पालन है, उनमें सरकार ऐसी टेक्निक लेके आए जो मॉडर्न भी हो, साथ में क्या हो, साइंटिफिक हो, जिससे क्या हो, इनके उत्पादन बढ़े। और 48 ए कहता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहन, उनको बताना चाहिए कि आपको पर्यावरण के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। यदि तो ये आपका आता है 48A। आगे 2 बजते हैं तो इससे पहले ये लिखो।
हाँ। नहीं, मैंने क्या कहा था, डीपीएसपी। भाई कानून बनाए तो बनाए, नहीं बनाए तो नहीं बनाए। कई सरकारों का इनकम ऑफ सोर्स है ये। वो आपके साथ वाला क्यों नहीं आया कल, कल जो आया था? हाँ, आपको ही बोल रहा हूँ, आप जो पीछे देख रहे हैं। आपके साथ कल कोई आया था ना, वो नहीं आया आज। क्यों? अरे 12th पास करके आए हो, ग्रेजुएशन कर रखी है? कंप्लीट है? फाइनल ईयर में हो? हाँ। 12th पास, टेंशन ना लेना। मस्त है। एक बार दोबारा पढ़ेगा, सब समझ में आ जाएगा। हाँ, तू 12th पास, टेंशन नहीं लेनी है। अगले 2 महीने तो टेंशन लेना मत। देखो मैं बता दूं, टेंशन कब लेनी है। यदि ये एग्जाम देनी है आपको एसएससी की, सीएचएसएल की, जो 10+2 है, तो ये अगली साल आएगी। ठीक है। यदि ये देनी है तो 2 महीने बाद में टेंशन शुरू कर देना। यदि ये नहीं देनी है, ठीक है, नहीं बोलो सर सीपीओ या सीजीएल ही देंगे ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, ठीक है, तो फिर 1 साल टेंशन मत लेना, आपके हाथ में है। और तुम्हें अगली साल वाली एग्जाम देनी है। इस वाली में देखो, मैं सीधी बात करता हूँ, वो जो कई टीचर कहते हैं ना, बोले बेटा हो जाएगा जी, इस पेपर में हवाई नहीं लगेगी। जो अभी सीजीएल की वैकेंसी है ना 17,000, यदि ये फॉर्म भरते हो और सितंबर में एग्जाम देते हो, तो पहले तो ये पता करोगे कि वास्तव में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या। ठीक है। तो हवाई नहीं लगेगी, अगली साल की तैयारी कीजिए, इसी साल से चालू कर दीजिए, सीपीओ या सीजीएल, जो आपको अच्छा लगे। हाँ, लिखा रे। जी। वो लिखूंगा अभी, वो नहीं लिखे हैं, लिखूंगा। हाँ, वो लिखूंगा, वो लिखवा देंगे आप। कल परसों एक तो लिस्ट ही आई थी, एक तो वो देख लो, चैनल में लिस्ट आई थी। अरे लिखे। तू है ना, तू पढ़ती है तो ऐसा लगता है जैसे पढ़ाई पे तू एहसान कर रही है।
ये किताबें इन पे एहसान कर रही है तुम्हें, ऐसा लग रहा है। आपको याद है मैंने एक दिन एक क्लास में एक बात आई, तुम लोग ऐसे पढ़ते हो कि किताबें ये बोलती हैं कि इतना टाइम ना दीजिए कि भीख लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। आप टाइम ऐसे देते हो किताबें को। कईयों की किताब में तो आधी घंटे तो नोट ढूंढने में लग जाते हैं, बोले कौन से पेज पे लिखे थे ढूंढ, ये नहीं पता होता कईयों को तो। हाँ। किसकी? अरे तेरी नहीं आती। तो वो तो वहां से डाउनलोड कर ले, वो तो सारे एक से ही हैं। नहीं वो जैसे वो पीडीएफ नहीं है अपने वाली पहले वाली, वो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो अपने सारी एक सी हैं। वो भी समझ में नहीं आए तो मेरे को बता दो, एक दिन मैं ला दूंगा मेरे लिखे हुए, फिर उनके फोटो कॉपी करा लो। लेकिन क्या है, मेरी एक बात मानना है, देखो मैं बताऊं आपको, यदि आप अपने हाथ से नोट्स लिखोगे ना, तो कुछ ना कुछ आपको ज्यादा समझ में आएगा, ये पक्की बात है। और इसका प्रैक्टिकल मैंने इस साल किया है मेरे पे, तब मैं आपको बोल रहा हूं ऑफिशियल। हाँ, वो तुरंत पता चल जाएगा आपको। अपने आप हाथ से लिखोगे ना, और जैसे एग्जाम के टाइम पे कुछ चीजें समझ में याद नहीं आ रही हैं, अपने हाथ से लिखी हुई होगी तो आपको पेज का वो पेज पता लग जाएगा कि यार पेज के ऊपर था कि नीचे था कि दाएं था कि बाएं था, यहां तक पता लग जाता है यदि अपने अपने हाथ से लिखते हो तो। और आर्टिकल नंबर 49 साथ में लिख दो रे। देखो दो आर्टिकल, तीन रह गए हैं, 49, 50 एंड 51। 49 तो ये कहता है कि जो ऐसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तु नहीं है, उनका संरक्षण किया जाना चाहिए, जैसे ताजमहल हुआ, आगरे का किला हुआ, ठीक है, आमेर का गढ़ हुआ। ये क्या है, अपने पुरातत्व विभाग के वो अवशेष हैं जो अपने को ये बताते हैं कि भारत क्या था। ठीक है, तो इनका क्या किया जाना चाहिए, प्रोटेक्शन, संरक्षण किया जाना चाहिए। और आर्टिकल नंबर 50 कहता है कि कार्यपालिका न्यायपालिका से क्या होनी चाहिए रे, अलग होनी चाहिए। कार्यपालिका कभी भी न्यायपालिका का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। और आर्टिकल नंबर 51 ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भारत पालना करेगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों की पालना करेगा। यदि किन्हीं दो देशों के मध्य विवाद पैदा हो गया है तो भारत उसकी मध्यस्थता करेगा और उस विवाद को क्या करेगा रे, निपटारा करेगा। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति सम्मेलन को बढ़ावा देगा, यह आर्टिकल नंबर 51 कहता है। 51 में एक ही बात है रे, सारी की सारी अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बातें हैं, देश की एक भी बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति सम्मेलन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संधियां की गई हैं उनकी भारत क्या करेगा, पालना करेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कानून हैं उनकी पालना करेगा। ऐसा नहीं है कि कानूनों का क्या करने लग जाए, विरोध करने लग जाए। समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को ये लग रहा है उबासी तभी ले रहे हो तुम लोग। ये आपके डीपीएसपी कंप्लीट। अब डीपीएसपी के कुछ प्रिंसिपल बसते हैं जहां से आपके मेनली क्वेश्चन बनता है। यहां से यदि क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट आपको आर्टिकल पूछेगा। ध्यान रखना, डीपीएसपी का 36 से लेके 51 तक यदि कोई क्वेश्चन बनाया अगले ने, तो पहले ही बता देता हूं डायरेक्ट आर्टिकल पूछेगा। कथन पहले दे देगा कि बताइए ये कथन किस अंतर्गत आता है, या आपको चार लाइनें दे दी जाएंगी और एक साइड में आर्टिकल लिख दिए जाएंगे और आर्टिकल को सुमेलित करवाया जाएगा कि बताइए एक दूसरे से कौन सा आर्टिकल मैच हो रहा है, या मैचिंग फॉलोइंग आएगी फिर वहां पे। ठीक है, तो यही यहां से तो यही क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में कुछ प्रिंसिपल साइंस के, जैसे मूल अधिकार और डीपीएस में दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर बताओ रे जल्दी जल्दी, सटासट दोनों पढ़ लिए आप लोगों ने। हाँ, देखो मूल अधिकार इनफोर्सेबल कोर्ट है, ये नॉन इनफोर्सेबल कोर्ट है। ठीक है, मैंने आपको एक व्याख्या पहले बताई थी कि मूल अधिकार नकारात्मक व्याख्या करते हैं, नेगेटिव थ्योरम लेके आते हैं, जबकि डीपीएसपी के लेके आते हैं रे, पॉजिटिव थ्योरम लाते हैं। मूल अधिकार ये कहते हैं कि आप किसी व्यक्ति का ये हनन नहीं कर सकते हो, रोकते हैं वो स्टेट को कानून बनाने से। और डीपीएसपी होते हैं ये कानून बनाने के लिए क्या करते हैं रे, प्रोत्साहन करते हैं कि आप ये कानून बनाइए। पहले ये तो दो तो लिख दो रे, नहीं ये रह जाएंगे। आर्टिकल नंबर 50 एंड 51, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और 51 कहता है विश्व शांति व सुरक्षा की स्थापना करना, विभिन्न देशों के मध्य न्यायपूर्ण व सम्मानपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना,
अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों व कानूनों का सम्मान करना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के लिए मध्यस्थता का सुलझाना। तो ध्यान रखना, यदि किसी दो देशों का विवाद सुलझाना हो, आज तक भारत सबसे बड़ा देश रहा है इसमें। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का विवाद ही भारत ने सुलझाया था, जो किसी कोई नहीं सुलझा पाया था, इन इसी के द्वारा सुलझाया हुआ है वो। अब वो तो रुक जाते हैं, कोई बड़ा खेल नहीं है यदि आपकी दोस्ती बढ़िया है तो। दोस्ती बढ़िया है तो रुक जाते हैं, अन्यथा नहीं रुकते। डेविसन जर्मर फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति डेविसन जर्मन ने बताई थी। हाँ, इलेक्ट्रॉन की भाई दोहरी प्रकृति रखता है या नहीं रखता, ड्यूल नेचर दर्शाता है या नहीं दर्शाता, ये डेविसन जर्मन ने बताई थी। मूल अधिकार पर्सनल अरे, देखो अंतर बताया जाता हूँ आपको कौन कौन से हैं, लिखते जाओ सुनते जाओ। मूल अधिकार नेगेटिव थ्योरम देते हैं, डीपीएसपी पॉजिटिव थ्योरम देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कानून बनाने से, मूल अधिकार कानून बनाने से सरकार को रोकते हैं, जबकि ये सरकार को रोकते नहीं, ये बढ़ावा देते हैं सरकार को। मूल अधिकार व्यक्ति के हैं, पर्सनल है। अब देखो यहां विश्व शांति पूरे विश्व को शामिल कर दिया है, ठीक है, तो ये पर्सनल नहीं है, ये सामाजिक है। ये कैसे हैं, अरे सामाजिक हैं। ये एक व्यक्ति के ऊपर लागू डीपीएसपी नहीं होते, इसमें समाज को पूरे को लपेट रखा है, तो ये सामाजिक है, ध्यान रखना। दूसरा, ये इनफोर्सेबल कोर्ट नहीं है, ये आप इनके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते कि जैसे मान लो भारत विश्व शांति नहीं रखे, भारत कल ही पाकिस्तान को ठोक दे, तो विश्व शांति तो कहां रखी इसने, ठीक है, तो ये इसका उल्लंघन माना जाएगा। तो आप ये नहीं सकते हो बोले भारत ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, शांति नहीं कर रहा है भारत, कोर्ट में चलो, नहीं कर सकते आप, ठीक है, लेकिन आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो गया तो आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। डीपीएसपी के लिए सरकार कानून बनाए तो बनाए, नहीं बनाए तो नहीं बनाए, लेकिन किसी संविधान संशोधन के द्वारा आपके मूल अधिकारों को खाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो टाइम कितना बचा है, अरे हो गया, 1 मिनट ही तो ऊपर हुई है। ओ, ये भी रह गया क्या, अरे ये मैंने आपको लाइन पढ़ा दी थी, एक बार समझ लें, बाकी कल बात करेंगे, इससे आगे लिखना नहीं है, छोड़ दो, लिखना नहीं है, समझ लो। ये लाइन है कि नीति निर्देशित तत्वों की तुलना में मूल अधिकार श्रेष्ठ है, ये बात सही है व्यक्तिगत, कि डीपीएसपी से ज्यादा मूल अधिकार जरूरी है व्यक्ति के लिए। लेकिन दो आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाए थे, कौन से, 39B एंड C, ये दोनों 14 और 19 से बेस्ट है। आपको याद है मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी कि स्टेट 39B एंड C के जो ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, जो इसके प्रिंसिपल इसमें लिखे हुए हैं, इनकी पूर्ति के लिए, इनको पूरा करने के लिए आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 31 का वोलेशन कर सकती है। 39B बोलो रे, हाँ मत तेरा ना, हाँ 39B, तू है ना, ये तो मानते नहीं है, तू इसके साथ बैठा कल से, तो तू गया, हाँ रे 39B बोल, ओए चुप है, 39B बोल, 39B, 39B, बी और सी दोनों बोल, जल्दी बोल, कौन सी इक्विलिटी, नहीं गलत बात, हाँ तुम दोनों बोलो 39B एंड C, अभी पढ़ाया था मैंने आज सुबह ही वापिस से, ये भी नहीं बोल सकते सर पढ़ाया नहीं, तुमने यूट्यूब पे क्लास ली है, आप बोल रहे हो, आपने लिखा है, तो 39B और C कल का ही पढ़ाया हुआ है, और सुबह मैं दोबारा रिपीटेशन करवाया पूरा का पूरा। 39B तो है कि फिजिकल रिसोर्सेज का स्टेट इस तरीके से
सबके बीच में हितकारी करेगा कि किसी एक समाज को ना मिले, सभी को मिले। और 39B कहता है कि जो धन और प्रोडक्शन लाइन है उसका सेंट्रलाइज ना हो जाए, किसी एक व्यक्ति के पास पूरी पावर नहीं आ जाए, सरकार उसको इस तरीके से वितरित करेगी कि सभी लोगों को क्या हो, उसका फायदा हो। तो इन दो उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए यदि सरकार कोई कानून बनाती है और यदि उसमें यदि 14 और 19 और 31 का क्या हो गया, अरे वोलेशन हो गया है, तो वह संविधान संशोधन किसी प्रकार से अमान्य नहीं होगा, वो कानून क्या होगा, अरे मान्य होगा। पढ़ना चालू कर दो। अब है ना 10 या 12 क्लास में लास्ट में पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी, तो पढ़ना चालू कर दो।